हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्ज़ाम फोकस में। और देखिए, जैसा अपना क्लास वही चल रहा था वर्ल्ड मैप का, तो आज अपना 7वें नंबर का लेक्चर है इसमें। ओके, तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। और अभिषेक जुड़ गए हैं, प्रणाम अभिषेक। बाकी लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपना क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड मैप की जो क्लास है अपनी, है ना। तो आज हमारा 7वां लेक्चर है। और आज हम देखिए जो आपके दो महाद्वीप हैं, कौन कौन से, आपका मतलब यूरोप वाला रीजन है, इसमें जितने देश हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, जिनके बारे में जानकारी रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो तो उससे मैं परिचित कराऊंगा। फिर अपना चलेंगे अपन लोग कहाँ पे, जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, ठीक है। तो शुरुआती लेक्चर में मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो वो अलग है। ओके, फिर आपका रह जाएगा क्या, ये वाला, ये तो हो गया है। जब मैं आपके शुरुआती लेक्चर ले रहा था तो मैंने इसी पे विस्तार से चर्चा की थी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो ये शुरुआत में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से अपने क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बचेगा ये वाला रीजन, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज हमारा टारगेट ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन पे जितने देश हैं इन पे रहेगा, ठीक है। फिर जो थोड़ा बहुत ये रह जाएगा तो इसको जान लेंगे, ओशिनिया महाद्वीप के बारे में। ओके, तो ये आज हमारी भाई क्लास होने वाली है, ये पोर्शन होने वाले हैं आज की क्लास में। तो सभी लोग मैप ऐप ले लिए हैं, रख लिए मैप ऐप वगैरह, मैप रख लिए हो तो भाई फिर आगे बढ़ा जाए अपना। ओके, चलिए। तो आज देखिए, आज जो हमारा भाई, आज हम एक नए क्षेत्र में अटैक करने जा रहे हैं, कब्जा करने जा रहे हैं, ठीक है। एक नए क्षेत्र की जानकारी लेने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम है यूरोप। तो आपको पता होना चाहिए यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ लाइन खींच दूँ तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका कौन सा भाई महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है, तो ये है आपका यूरोप वाला रीजन, ठीक है। तो यूरोप में कई सारे देश आएंगे, जैसे आप नाम सुनते होंगे आइसलैंड का, आप सुनते होंगे फ्रांस का नाम, आप स्पेन का, पुर्तगाल का, ठीक है, नीदरलैंड का, ब्रिटेन का। आप कई लोगों को कुछ चीज़ों में दिक्कत होती होगी कि ब्रिटेन क्या है भाई, यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंग्लैंड क्या है, ये तीनों में अंतर क्या है। कुछ को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता, तो आज पता पड़ जाएगा, ठीक है, कि भाई ब्रिटेन, यूके, ये इन तीनों में अंतर क्या है। तो आज मैं बताऊंगा तीनों क्या चीज़ें हैं भाई। ओके, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोगों के बारे में, फिर एक ही मान लेते हैं, सोचते हैं सिनोनिम्स होगा, ठीक है। चलो, तो आज इस पर डिस्कस करेंगे। फिर आप देखेंगे और भी देश हैं, जैसे यूक्रेन है, कुछ मैंने कल भी बताए थे, जो जुड़े हुए थे किससे, ब्लैक सी या काला सागर से जुड़े हुए देश थे, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत मैंने जानकारी दी थी कल, ठीक है, वो बताएंगे। फिर जब भी अपना लोकेशन वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर अपन क्या करेंगे, जो भी पूरे विश्व में क्या है, चोटियाँ हैं, ठीक है, हाँ, जो भी मतलब नदियां हैं, कहाँ से किसका उद्गम होता है, कहाँ जाके कौन सी नदी गिरती है, ठीक है। तो वो फिर अलग टॉपिक में होगा। जैसे विश्व में मैं एक पूरा लाऊंगा लेक्चर कि विश्व में जो वर्ल्ड में क्या अलग अलग लोकेशंस पे जो डिजर्ट का निर्माण हुआ है, तो वो क्यों हुआ और कहाँ पे हुआ है, सारा जानकारी मिलेगा आपको। ओके, फिर आप देखेंगे ये दो पोर्शन के बाद डिजर्ट हो जाएगा आपका, है ना, फिर पर्वत हो जाएंगे, चोटियाँ हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको चलेंगे क्लाइमेट में ले चलेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट में आपको बताएंगे भाई कि कहाँ पे किस प्रकार का क्लाइमेट होता है और किस क्लाइमेट में किस प्रकार के भाई चीज़ें हैं वो उपजती हैं। ओके, जैसे आप देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो ये क्या भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। ओके, यहाँ पे भी है और जगह भी है वर्ल्ड के लोकेशंस में। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, तो यहाँ ये फेमस है किस चीज़ के लिए, जैसे आपने नाम सुना होगा अंगूर, ठीक है। तो अंगूर की काफ़ी खेती की जाती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। यहाँ पे आपको जो आपने नाम सुना होगा जैतून या ऑलिव ऑयल का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो जैतून होता है ना, जैसे हमारे मान लीजिए कल आप के दिन आप IPS बने, तो IPS में आपको कैप मिलेगा एक। ओके, तो कैप में क्या होता है, एक छोटी सी लाट होती है। तो अगर कभी आपने गौर किया हो तो उसमें क्या होती है, कुछ पत्तियां बनी होती हैं, ऐसे कुछ ऐसे पत्तियां बनी होती हैं, ऐसे ऐसे, तो कुछ ऐसे पत्तियां बनी होती हैं, कभी आपने गौर किया हो, ठीक है। तो ये पत्तियां किसकी होती हैं, ये जैतून की पत्तियां, जो कि किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन ख्याल से उसका सिंबल देखा होगा। तो उसमें भी क्या कौन सी पत्तियां हैं, वो जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है। ऑलिव बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उसकी वो पत्तियां हैं। तो सब कुछ बताया जाएगा आपका। अच्छा, देखो भाई अर्णव कह रहे हैं गुड इवनिंग, पहले तो अनीश और भाई अर्णव बढ़िया, हेलो, राम राम भाई। सर बुक तो नहीं हमारे पास, अरे भाई बुक का काम ही नहीं है इसमें, मैंने बताया क्या, अभी आपको मैं वर्ड मैप करा रहा हूँ, तो वर्ड मैप पे आप कमांड करिए,
ओके। जब बुक की ज़रूरत होगा तो मैं आपको एडवाइस कर दूंगा भाई ये बुक ले लीजिए, ओके, मार्केट से। जब तक नहीं है तो वर्ल्ड मैप से चलाइए, मैं बहुत सारी चीज़ें मैप में ही आपको पढ़ा दूंगा, मैप के थ्रू, ओके। मैप आपका ज्योग्राफी में क्या हो जाना चाहिए, पूरा गुदा होना चाहिए। गुदा इन द सेंस, देखिए मैं आपको मैप में मतलब मैप में हर देश की लोकेशन दिमाग में घूमना चाहिए, छपना जाना चाहिए कि कौन सा देश किस कॉन्टिनेंट में आता है। जैसे मैंने मान लीजिए रवांडा लिया तो रवांडा तुरंत आना चाहिए अफ्रीका, आपको समझ में आना चाहिए अफ्रीका में किस रीजन में, इस रीजन में है, ओके। ये तुरंत पास के जो देश हैं वो हमारे देश में इमेजिनेशन होना चाहिए। ये कैसे होगा, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, इसमें तो होगा ही होगा। मान लीजिए कल के दिन आप क्या है करंट अफेयर्स थोड़ा डेली वाला चालू करते हैं। अभी कितने लोग पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स, बताइए जल्दी से। एमसीक्यूज वाला नहीं कह रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ आपके सिलेबस के अनुसार चीज़ें, बताइए जल्दी से। कितने लोग इस समय अपना जो करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स वो पढ़ रहे हैं, बताएं जल्दी से। देखो भाई करंट अफेयर्स तो पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने एक मैगजीन सभी को शेयर करवाया हुआ था, ठीक है, तो उस मैगजीन के बारे में कैसे टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जैसे हमारे जो फोर्थ मतलब 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज़ के, तो उसमें कौन कौन से पोर्शन में क्या क्या चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आप देखेंगे कुछ टॉपिक तो इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स के आता है कि वो करंट अफेयर्स ही रहता है। जैसे मैं बात करूँ क्या है आपका साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ओके, वो करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। आप देखेंगे इकॉनमी है, ठीक है, इकॉनमी के जो भी घटनाक्रम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या करंट अफेयर से पूछा जाता है, ओके। फिर आप देखेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए कोई मतलब मीन्स में अगर मैं बात करूं मेनली, ठीक है, तो मान लीजिए कोई वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट देता है, तो वो आपके जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उससे जोड़ के क्या है वो वर्डिक्ट को पूछ लेगा आपका मेंस में। तो ये लिंकेज बिठाना भी आपको क्या करना है, सीखना है, ओके। ये ज्योग्राफी में आप देखेंगे, ज्योग्राफी में मान लीजिए नॉर्मली तो क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या ट्रेडिशनल है, लेकिन जो इसका जुड़ा हुआ पार्ट है इन्वायरमेंट्स का, तो इन्वायरमेंट में मान लीजिए आपको कोई रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया, हाल ही में अगर कोई रिपोर्ट बनी हुई है, मतलब रिपोर्ट इन द सेंस मतलब कोई कमेटी बनी हुई है, तो कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दिए गए हैं, ठीक है, कुछ सजेशन दिए हैं। मान लीजिए जैसे मछली उत्पादन से संबंधित कोई दे दिए गए हैं, ठीक है, तो उसी से संबंधित क्या है आपको उनकी जो सजेशन है, उस कमेटी ने जो सजेशन दिए हैं, ठीक है, भारत सरकार को, तो उसकी 2-4 बातें तो आपको पता ही होना चाहिए, जो कि आप क्या मेंशन कर पाए आंसर में। और जब कई बार नहीं पता होता है तो वो कैसे हमें घुमा के लिखना होता है। देखो नॉर्मल चीज़ें तो रिपोर्ट में भी होती है। मान लीजिए मैं क्या कहूँ, भारत में मान लीजिए आपको पता पड़ गया कि कौन कौन से क्षेत्र में मान लीजिए मछलियाँ पाई जाती हैं, और हमारे मछलियों में जो मतलब किस क्षेत्र में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, तो उनमें मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि बसा बहुत होता है। जो हमारे यहाँ मछलियाँ होती हैं, हमारे भारत के जो भी मतलब प्रायद्वीपीय रीजन है, यहाँ पे जितनी भी मछलियाँ मिलती हैं तो इनमें बसा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ओके। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में उसके कारण उसकी क्या होती है, जो कीमत तो ठीक है, मतलब जो डिमांड है वो काफ़ी कम होती है। हाँ, फिर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए जो झींगा मछली वगैरह है, भारत में अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है। तो और मान लीजिए मैं और भी बताऊं, जैसे कुछ जानकारी दूं, जैसे आपको पता होना चाहिए हमारा जो कोस्टल रीजन है और जो हमारा मतलब इनलैंड रीजन है, मतलब इनलैंड रीजन में मतलब जैसे अपने तालाब है, नदियां हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मछलियों का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है समुद्र की अपेक्षा, ठीक है। तो अगर इतनी आपको जानकारी है तो आप क्या करेंगे, जो भाई आपको कमियां नज़र आती हैं उसके अनुसार सजेशन दे देंगे, ठीक है। यही बात क्या रिपोर्ट में भी बोला होगा। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्या दूसरे से अच्छे स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। आपके ये सोचिए कि नंबर हैं वो दूसरे से आपको बेटर मिलेंगे, ठीक है। पहले वाला तो मैंने तब बताया जब मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं है और आंसर राइटिंग करनी पड़े आपको, ओके। हाँ सर, आप बोले कि अब से 2 क्लास लगेगी। मैंने 2 क्लास के लिए बोला भाई, ठीक है। नहीं देखो 2 क्लास तो ऐसा है कि अभी जैसे और भी जो टीचर हैं तो उनकी साथ साथ खाली नहीं होती हैं कि आपकी 2 लगे, ओके। हाँ आप देखिए ये आप देखने का प्रवृत्ति होती है। देखो मैं सही बताऊँ यार, 2 क्लास का 1 क्लास का मान लीजिए जैसे यहाँ पे है ऐप पे है तो 2 घंटे की लगभग क्लास तो चलती ही चलती है आपकी, है ना। और अगर आप देखें दूसरी चीज़ है देखिए क्लास में हमें क्या करना है, सिर्फ घंटे नहीं काउंट करने,
एक होती है देखो क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी, ठीक है। तो हमें दोनों पे काम करना है, क्वालिटी भी स्टडी होना चाहिए आपकी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों स्टडी होना चाहिए, है ना। सिर्फ अब अगर आप क्वांटिटी पे जाएंगे और क्वालिटी पे नहीं जाएंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लीजिए जैसे मैंने एक आपको एक अभी एक दो दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था विमुद्रीकरण पे, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन पे एक क्वेश्चन दिया था। तो आप ये बताइए कि कितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, ठीक है, एक आध का जैसे नाम लूँ, जैसे हरप्रीत वगैरह हैं, इन लोगों ने भेजा। अब ये डिपेंड नहीं करता कि उन्होंने आंसर कितना सही लिखा है गलत लिखा है, ये डिपेंड नहीं करता, ये दूसरी बात है, ठीक है। बात ये होती है कि उन्होंने समय निकाल के उसमें जो विचार था, जो जितना नॉलेज था उसके अनुसार लिखा है, ओके। तो बाकी लोग क्यों नहीं लिखे? बाकी लोग क्यों नहीं लिखे भाई? एक मिनट भाई, ये कौन सा मुद्दा हो गया? ख़त्म कर दीजिए जल्दी जल्दी। क्या देखिए, जो आपका ड्यूरेशन बोला गया था शुरुआत में कोर्स का, ठीक है, तो उससे पहले तो आपकी सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। लगभग 1 साल बोला गया था, 10 से 1 साल मतलब 10 महीने या 1 साल का टाइम ड्यूरेशन, ओके। तो आप पे डिपेंड करता है, जिसको भाई कंटिन्यू करना है, अगर क्लासेस चाहते हैं, आप सीरियस स्टडी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो अगर नहीं है मन तो भाई बीच में भी ड्रॉप कर सकते हैं, कोई फाउंडेशन थोड़ी ना है किसी पे, है ना। सीखेंगे तो आप अपने लिए, हमारे लिए थोड़ा ना सीखेंगे। कल के दिन मान लीजिए आप IAS बन गए, है ना, तो आप हमारे लिए हमें थोड़ा ना वो पद दे देंगे भाई, ये सैलरी दे देंगे, है ना। तो वो आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। अब आपको कैसे पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब भाई देखिए, हर चीज़ है, समय तो लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में मैं सारी चीज़ें उठाऊँ, या कोई भी टीचर मेरे अलावा भी वो सब कुछ पढ़ा दे एक दिन में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। आप मान लीजिए, मेरा सीधा देखो सिद्धांत रहता है, मान लीजिए आप बचपन में थे तो आपको जो ABCD सीखने में 1 साल लगा ना, ठीक है, तो आप क्या है, आप तो IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक निश्चित समय तो लगेगा ना भाई, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम क्या पूरा एक दिन में ख़त्म कर दें क्लासेस। वो भाई देखिए यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ लोग, है ना। मेरे तरफ से कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं रहती है भाई। देखिए, सीखेंगे तो अपने लिए, नहीं सीखेंगे तो अपने लिए, है ना। और देखिए, सिर्फ कंडीशन से काम नहीं चलता है, मेहनत से भी काम चलता है ना। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आपको लिखने के लिए बोला गया, तो आप सभी को क्या देना चाहिए, उस पर रिस्पॉन्स देना चाहिए, प्रॉपर लिखना चाहिए। अब इसमें कंडीशन, आंसर लिखने में क्या कंडीशन काम आती है भाई? हाँ, वो तो आपको समय निकालना पड़ेगा, जो आपके पास 24 घंटे हैं उसमें से, बताइए, ये तो कंडीशन आपको निकालना पड़ेगा ना। उसमें मान लीजिए क्वेश्चन लिखने के लिए दिया गया है, या आपको जो कंटेंट है आपको प्रोवाइड कराया गया, तो पढ़ना ना पढ़ना तो आपके ऊपर है भाई, बताइए। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर? अगर आपका सपने हैं, आपको लगता है भाई जीवन में आपको कुछ अचीव करना है, दूसरों से कुछ अलग करना है, दूसरों से आगे जाना है, तो आपको मेहनत भी तो उसके अनुसार करनी पड़ेगी ना भाई। उसमें कंडीशन कहाँ पे आ जाती है? कंडीशन में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे दिल्ली में राजेंद्र प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग टिफ़िन सर्विस दे दे के भी क्या करते हैं, अपनी फीस भरते हैं, अपना कोचिंग करते हैं और IAS बनते हैं, ठीक है। कई लोगों की कहानी है, तो वहाँ कंडीशन काम नहीं आता, वहाँ पे आता है उनका डेडिकेशन, ठीक है, कितने डेडिकेशन से अपने सपनों के प्रति लड़ते हैं वो, वहाँ पे कंडीशन नहीं आता। कंडीशन तो क्या है, इंसान की देन है, उसे भाई पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, वो उसकी देन है। तो कंडीशन कुछ चीज़ नहीं होती जीवन में, हम सोचते हैं जैसा वैसा होता है, ओके। बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनकी क्या है कंडीशन, भाई हम लोगों की तो कुछ भी खराब नहीं है, इनसे कई ज़्यादा गुनी तभी कंडीशन खराब है, फिर भी क्या है, वो अपने सपने को कभी नहीं मरने देते हैं, सपनों को अपना जिंदा रखते हैं, ओके। ठीक है, तो हर चीज़ हमें ध्यान रखना है जीवन में, सारा कुछ एक व्यक्ति नहीं करा सकता है, हमें भी प्रयास करने हैं। मान लीजिए आंसर राइटिंग है, तो कल के दिन आपको ही जाना है, आपको करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा जिसमें आपको 9 मिनट मिलेंगे। 9 मिनट में आपको आंसर भी देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देना है,
और सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन आपको करने हैं समय पे। तो अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी तो कैसे आप कर पाएंगे भाई समय पे? आपका माइंड सेटअप ही नहीं है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। हमें तो क्या आदत होती है, जो हमारे ग्रेजुएशन में बीएससी बीए जो भी आप किए हुए हैं जिस भी सब्जेक्ट से, हमें तो क्या होता है, क्वेश्चन कुछ भी हो लिखना हमें वही है जो हमें आता है। लेकिन ये आईएएस में नहीं होता पूरा, वहाँ पे ऐसा करेंगे तो आपके 0 मार्क्स आएगा, सीधी सी बात है। तो हमें अगर उस लेवल पे पहुँचना है, उस लेवल पे अपनी सोच विकसित करनी है, तो हमें समय देना पड़ेगा, सोचना होगा उस लेवल का और थिंकिंग करनी पड़ेगी उस लेवल की, तब जाके आप उस लेवल पे पहुँच पाएंगे भाई, है ना। नहीं तो लाखों, आपको पता होना चाहिए हर साल 10 से 11 लाख फॉर्म भरते हैं आईएएस एग्जाम में, सीटें कितनी होती हैं पता है आपको? अगर इस बार बात करूं तो लगभग 800 के आसपास वैकेंसी थी लगभग, ठीक है। तो कैसे आप उसमें आएंगे? 800 कहाँ पे 10 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, ओके। तो हमें दूसरों से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डिपेंड नहीं करता कि आप गाँव से हैं, कहाँ से हैं, आज के समय डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि आप कितनी शिद्दत से अपने सपने को चाह रहे हैं, ठीक है, उसके अनुसार आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 761। चलिए अब देखिए, अब ऐसे तो है नहीं, मैं पढ़ाने के लिए क्या आपको बताना होना चाहिए, मैं एक दिन में ज्योग्राफी खत्म करा सकता हूँ, लेकिन आपको भी तो आना चाहिए वो। क्या मतलब ज्योग्राफी का बताइए भाई। अगर मैंने एक दिन में पढ़ा दिया, मैं आपसे पूछूं भाई, मैंने आपसे पूछ लिया कि साइप्रस कहाँ पे है, बताइए भाई साइप्रस कहाँ पे है, कहाँ पे है साइप्रस, किस वाटर बॉडीज में है साइप्रस, बताइए, बताया मैं। तो भाई देखो, हर चीज़ हमें सीखनी है, जो हमारे एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस है, उसके अनुसार, ओके। अब ये बताओ कि अभी तो मैं समझा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ वहाँ की काम ही की है आपके, इसके अलावा मैं कौन सी बात, या मैं या मान लीजिए अभी पुलकित जी की आपकी क्लासेस लगी, एक बात बता दीजिए जो पढ़ाई के अलावा यहाँ वहाँ की हो, है ना। तो हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती है जीवन में, है ना। कोई टीचर आता है लगातार आपके लिए पढ़ा रहा है, बोल रहा है, तो वो आप ही के लिए है भाई, सब आप ही के लिए है। चलिए आते हैं अब टॉपिक पे अपने। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, आज हम यूरोप के बारे में जानेंगे। तो यूरोप में जितने देश हैं तो उनकी लोकेशंस, ठीक है। अगर कोई तथ्य है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना होती है तो उसके बारे में मैं आपको परिचित कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूरोप देखते हैं। तो यूरोप में सबसे पहले हम देखेंगे कौन से भाई जो सागर हैं या महासागरों से यूरोप की सीमा लगती है। फिर यूरोप में देशों के बारे में हम जानेंगे, कौन से देश की पोजीशन लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। फिर हम जानेंगे, देखिए लोकेशन में आपको सभी दिमाग में इसलिए आपको डलवा दे रहा हूँ क्योंकि निकट भविष्य में क्या है, आपको मैं इससे जुड़े बहुत सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप कल के दिन न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो भी आपको ये चीज़ें आपके सामने से गुजरेंगी, लोकेशंस आपके सामने से आएंगी, ठीक है। तब उनके बारे में जानकारी अगर आपके पहले से होगी तो एक बार में जो फैक्ट होंगे वो आपको याद हो जाएंगे, मुद्दा क्या है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप उसको जोड़ पाएंगे, जो हिस्ट्री है ये, या फिर आपका जो क्या है वर्ड पॉलिटी है, ठीक है, या मेनली कहें आईआर वाला चीज पोर्शन है, उससे आप क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। कब? जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी वर्ल्ड मैप में, तो ठीक है। चलिए बहुत काम की चीज़ें हैं ये। तो आते हैं यूरोप में। आज जो यूरोप का पूरा अध्ययन आज करेंगे आज की क्लास में हम। तो देखो भाई, यूरोप का जो मैप है वो खुला हुआ है आपके सामने। तो एक एक देश के बारे में आपको जानकारी अब दी जा रही है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके जो नीचे ये यूरोप का मैप है, पूरा ये यूरोप का है, ठीक है। तो यूरोप के नीचे जो महासागर मतलब सागर है, कौन सा है, भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है ये, भूमध्य सागर। तो लिखते जा रहे हैं और मैप में आप मार्क करते रहिए चीजें, ठीक है। भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये कौन सा सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया। अब भूमध्य सागर से आप इस तरफ जाएंगे तो ये कौन सा ओशियन है, तो ये है आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक ओशियन हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है। अटलांटिक महासागर हो गया, ओके। तो ये हो गया भूमध्य सागर।
और वेस्ट में अगर इसके कहें ये यूरोप है, यूरोप के मतलब पश्चिम में कौन सा वाटर बॉडीज है, तो ये है भाई अटलांटिक महासागर। ओके, तो ये अटलांटिक महासागर हो गया। ओके, अब नीचे आपको देखने पे आपको पता होना चाहिए भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन को, जैसे मैंने कल बताया था कौन सी यहाँ पे जल संधि है। जल संधि का मतलब क्या होता है, जो दो सागरों को या जो वाटर बॉडीज को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं जल संधि। तो यहाँ पे कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर है। कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, कल मैं बताया था तो दोबारा लिखवा नहीं रहा हूँ। तो ये याद पूछेगा आपको किन दो स्थल खंड को अलग करती है, तो ऊपर क्या है, स्पेन है, और नीचे क्या है, मोरक्को है। तो मोरक्को और स्पेन को अलग करती है जिब्राल्टर। ओके, तो ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए भारत में जब समुद्री मार्ग से जो मतलब पहले व्यक्ति पहुंचे थे तो वो किस देश के थे, तो वो पुर्तगाल के थे। और पुर्तगाल कहाँ पे है भाई, ये छोटा सा एक देश है। ठीक है, ये पुर्तगाल। तो ये पुर्तगाल के बारे में जानकारी ले ली हमने। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। तो ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, कल मैं बताया था आपको, अभी मैं सिर्फ वाटर बॉडीज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आपको दिखेगा इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल क्या है, एक जल संधि आप कह सकते हैं, जल संधि है। इंग्लिश चैनल हम नाम बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, जल संधि है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल किसको दो अलग करती है भाई, तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और फ्रांस को अलग करती है। या फिर जो आपका क्या है, अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पे क्या उत्तरी सागर है, इसको क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। क्या काम करती है, जोड़ने का काम करती है। तो ये हो गया इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए इंग्लिश चैनल। ठीक है, किस किस के बीच, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच। आपको पता होना चाहिए यहीं से क्या है, एक जो मेट्रो लाइन क्या है डली हुई है समुद्र के अंदर से, जो कि यूनाइटेड किंगडम को कनेक्ट करती है फ्रांस से, और फ्रांस से भी क्या है फर्दर पूरे यूरोप से कनेक्ट करती है। ओके, तो एक अंडरग्राउंड क्या है, एक टनल बना हुआ है इसी इंग्लिश चैनल में, जो कि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ता है और फ्रांस से फिर क्या है पूरे यूरोप को जोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तरी सागर। अब उत्तरी सागर के बगल में क्या है, आपको यहाँ पे देखेगा बाल्टिक सी। ओके, तो बाल्टिक सागर है यहाँ पे। तो बाल्टिक सागर यहाँ पे है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा कि बाल्टिक कंट्री क्या होते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होते हैं, सबके बारे में आपको एक एक करके जानकारी देंगे भाई। हाँ देखिए, अपन क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड मैप कर रहे हैं। वर्ल्ड मैप पे हम लोकेशन देख रहे हैं। ओके नीस, ठीक है। तो अभी हमें यूरोप में आप देखिए, जो भी आपके पास एटलस है तो उसमें इंडेक्स बना होता है सबसे पहले पेज में। तो इंडेक्स में जाइए, खोलिए, पलटिए जल्दी से इंडेक्स, और उसमें देखिए यूरोप कहाँ पे लिखा है, किस पेज नंबर पे, जहाँ पे है तो उसका पॉलिटिकल मैप खोल लीजिए। ओके, हाँ भाई देखो इन्होंने बता दिया है, क्योंकि देखो अलग अलग मैप होते हैं, बहुत सारे मैप होते हैं, आप पता नहीं कौन वाला है आपका। ओके, लेकिन जो नॉलेज है मैप में वो एक जैसी है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो ये आप समझ गए भाई बाल्टिक सागर। अब और ऊपर आते हैं, और ऊपर आते हैं भाई, तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश हो गए। फिर आप देखेंगे नार्वेजियन सी कहाँ पे है, तो ये नार्वेजियन सी है, नार्वेजियन। ओके, नार्वेजियन सागर। ठीक है, तो ये आपको फिर ऊपर और पहुंच जाएंगे तो ऊपर आपको क्या नजर आएगा, इसके जस्ट ऊपर क्या है, आप इसके ऊपर देखेंगे ये कौन सा सागर है, तो यहाँ पे रखिए बेरेट सागर। क्या बोलते हैं, बेरिंग या बेरेट सागर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेरेंट सागर। ठीक है, तो बेरेंट सागर हो गया। तो ये कहाँ पे है, जो नॉर्वे, स्वीडन है, इनके ऊपर है। और जो ये हिस्सा आपको वाइट वाइट नजर के आ रहा है, ये क्या है आपका आर्कटिक है। क्या है आपका आर्कटिक है। ओके, तो जो आपको ये रीजन अभी आपको दिख रहा है, तो ये देखो ऊपर वाला रीजन, तो इसके ऊपर क्या है, निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऊपर क्या है आपका आर्कटिक वृत्त है, जो कि क्या है मतलब समुद्र है, पानी है। इस पानी में क्या होता है, वर्ष के अधिकांश समय, ठीक है, क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। ये वही रीजन है जहाँ पे 6 महीने के क्या होते हैं, दिन होते हैं, और 6 महीने की रातें होती हैं इसी रीजन में। ठीक है, तो ये वही क्षेत्र है जहाँ पे 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रातें हैं। ये नॉर्थ में है, और कहा क्या है ऊपर, आर्कटिक वृत्त है या आर्कटिक सागर है। और इसी सागर में जब क्या होगा भाई, ठंडी होगी तो क्या होता है, पूरे में बर्फ जम जाता है। फिर जब दिन होता है तो बर्फ क्या होता है, थोड़ा बहुत पिघल जाता है। ठीक है, जब 6 महीने के दिन होते हैं तो। हाँ चलो भाई, अब जो आपको ये बगल में दिख रहा है, ये बोलते हैं ग्रीनलैंड। क्या है ये, ग्रीनलैंड है।
और ग्रीनलैंड देखो भाई, अगर आप राजनीतिक मैप में देखें तो ये किसका हिस्सा है, ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन आप मतलब नेचुरली देखें, ठीक है, प्राकृतिक रूप से देखें तो ये किस में आता है, ये आता है आपका उत्तरी अमेरिका में। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो ये किसका हिस्सा है, ये डेनमार्क का, ठीक है, किसका हिस्सा है, ये डेनमार्क का हिस्सा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क कहाँ पे है भाई, यूरोप में है। अभी कहाँ पे है वो उसकी लोकेशन बता देते हैं। तो इसको लेकर क्या है, डेनमार्क क्या दिए हुए, स्वायत्तता दिए हुए है। और जो भी पॉपुलेशन है तो बहुत माइन्यूट सी पॉपुलेशन यहाँ पे किनारे किनारे मिलती है, बाकी में तो क्या सब जगह बर्फ जमी हुई है। ओके चलिए, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आइसलैंड, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये आइसलैंड है। ये वही देश है जो कि क्या है, आप कोई भी इंडेक्स देखेंगे तो जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भाई काफ़ी आगे रहता है। आप देखेंगे जो पीस इंडेक्स आता है, शांति सूचकांक आता है, ठीक है, विश्व शांति सूचकांक, उसमें भी आपको क्या दिखता है, ये अग्रणी टॉप पे है, कई सालों से टॉप पे है। तो देखो ऐसे वहाँ पे देख सकते हैं आप कि शांति कहाँ पे होगी, यहाँ पे भाई जो अलगाववादी हैं या आतंकवादी घटनाएं हैं या ऐसी चीज़ें क्या है जहाँ पे नहीं घटित होती हैं। तो आप देखेंगे जो आइसलैंड है बाकी पूरी जगह से क्या हुआ, कटा हुआ है। तो ऐसे सोचिए कि यहाँ पे आतंकवादी पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़मीन से क्या है, अलग है, एक द्वीप के रूप में है। जब आतंकवादी या जो अलगाववादी ताकतें हैं वो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे शांति होगी भाई, सीधी सी बात। तो इसलिए क्या है, जो शांति सूचकांक है, विश्व शांति सूचकांक, उसमें ये क्या रहता है, टॉप पे रहता है भाई। ओके, तो ऐसे ट्रिक बस आप बना सकते हैं। हाँ भाई, हाँ यूरोप बोले हैं, यूरोप के बारे में ही बता रहा हूँ। इस जो जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं वो यूरोप के बारे में बता रहा हूँ मैं। ओके हाँ, तो चलो भाई, ये सारे हमने वाटर बॉडीज़ के बारे में जान लिया। अब एक एक करके आते हैं। अब ये देखिए 3 देश आपको नज़र आ रहे होंगे जिनका नाम क्या है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। तो ये आप देश इनके बारे में देखिए, आपने सुना होगा नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो जो नोबेल प्राइज़ है वो कितने फील्डों में दिया जाता है भाई, आप देखेंगे साहित्य में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, ठीक है, और आपका क्या फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिकल की फील्ड में दिया जाता है। ओके, तो और क्या छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, लिटरेचर, साहित्य तो हो गया, तो क्या छूट रहा है, इकॉनमी के फील्ड में दिया जाता है। तो 6 फील्डों में दिया जाता है, पहले 5 फील्डों में दिया जाता था। 1968 से क्या है, जो इकॉनमी का जो नोबेल प्राइज़ है वो भी दिया जाने लगा। ओके, इससे पहले कितने फील्डों में दिया जाता था, 5 फील्डों में दिया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे ये देश दिख रहे हैं स्वीडन, तो जो 5 फील्ड हैं कौन कौन सी, शांति को अगर हम छोड़ दें, पीस वाला जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसको हम छोड़ दें, तो बाकी के जो 5 हैं तो उनको कौन सा देश की सरकार देती है, स्वीडिश गवर्नमेंट देती है, स्वीडन की सरकार देती है, ठीक है। फिर आपका बच्चा जो शांति वाला है, ठीक है, तो वो कौन देता है, वो नॉर्वे गवर्नमेंट देती है। तो नोबेल जो पीस प्राइज़ है वो कौन देता है, वो देता है नॉर्वे गवर्नमेंट। ओके, और आपको पता होना चाहिए इन देशों को क्या बोला जाता है, झीलों का देश बोला जाता है। आप देखेंगे जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है तो बहुत सारी यहाँ पे लेक हैं। आप देखेंगे, आपने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बारे में सुना होगा। तो औद्योगिक क्रांति भाई कहाँ पे हुई विश्व में, तो औद्योगिक क्रांति हुई आपकी फ्रांस, ठीक है, जर्मनी और ये आपका ब्रिटेन वाले रीजन में, यहाँ पे आपकी औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके कारण से यूरोप में बड़ी मात्रा पे क्या है, जो कोयला है वो जलाया गया, ठीक है। जो आप देखेंगे जो पेट्रोलियम है उसका यूज़ किया गया, जिसके कारण से क्या है, जो जहरीली हवाएं हैं या गैसें हैं वो क्या हुई, वायुमंडल में ऊपर पहुंची। और ये गैसें कहाँ पहुंच गई, ये पहुंच गई नॉर्वे, फिनलैंड में। और यहाँ पे कैसी वर्षा की, यहाँ पे अम्लीय वर्षा की, आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब भाई एटमॉस्फेयर में क्या हो, कुछ एलिमेंट हो, जैसे मतलब आपका HO2, ठीक है, मतलब क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ओके, और आपका SO2 गैसें होती हैं। तो ये क्या करती हैं, पानी के साथ क्रिया करके क्या बना लेती हैं, HNO3, ठीक है, मतलब नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती हैं। और जब ये पानी के साथ नीचे आती हैं तो जिस भी वाटर बॉडीज़ में ये भाई मतलब कहीं पे भी लैंड पे गिरें या पानी में गिरें, तो ये क्या करती हैं, उस सिस्टम को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, ठीक है। और
वर्षा के रूप में अगर आ रहे हैं ये दोनों एलिमेंट आपका H2SO4, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं, ये एसिड रेन करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बहुत सारी लेक हुआ करती थी यहाँ पे, तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो गई हैं, पूरे तरीके से डेड जोन में कन्वर्ट हो गई हैं। अब डेड जोन का मीनिंग क्या होता है, कई बार अभी मतलब मेरे ख्याल से पिछले या उससे पिछले बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था डेड जोन, ठीक है, मृत मतलब डेड जोन क्या, मृत क्षेत्र, ठीक है, मैं मृत क्षेत्र क्या होते हैं, डेड जोन क्या होते हैं। तो डेड जोन देखो भाई ऐसा क्षेत्र होता है मतलब पानी में, ठीक है, कि भाई वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे, जिसके कारण से वहाँ पे कोई भी जो फ्लोरा है वो क्या है, वहाँ जन्म नहीं ले पाता, या पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हैं वो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे पानी के अंदर। तो उस पूरे रीजन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होती है। अब जब जीव जंतु नहीं रह पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी अम्लीय वर्षा के कारण जो बहुत सारी लेकें हैं इनको बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुई है, क्षति हुई है, ठीक है। करना किससे भी है, मतलब किया किसने, फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे देशों में किया है, और भरा किसने भाई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में भरा है। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी देश है ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो ये लिटरेसी रेट पे बहुत आगे हैं। ओके, आप देखेंगे जो भी इंडेक्स निकलते हैं उन पे टॉप पे हैं ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज पर्याप्त हैं, पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो जो लोग हैं उनके पास क्या है, मतलब व्यक्तिगत लेवल पे अगर देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। पर कैपिटा इनकम यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है इन देशों में, तो भाई रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, संसाधन ज़्यादा है, लोग कम हैं, ठीक है, जिसके कारण से इस देश में कैसे हैं भाई, लोग रिच लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए कोई भी इंडेक्स देखेंगे उसमें ये देश आपको क्या है, टॉप पे नज़र आएंगे, ठीक है। हाँ भाई चलो अब आते हैं कुछ और देशों के बारे में। तो छोटे छोटे से देश हैं, इनके बारे में थोड़ा सा नाम सुनते रहिए और देखते रहिए भाई। अब आते हैं भाई, आप सुनेंगे एस्टोनिया, ठीक है, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है। तो एक समय ये किसके हिस्सा हुआ करते थे भाई, इस समय ये 1991 तक ये सोवियत संघ के क्या थे भाई, हिस्सा थे। ये सारे देश जो मैंने नाम लिया अभी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, रूस, सॉरी यूक्रेन, ये सारे देश, नीचे जॉर्जिया वगैरह भी, वो तो मैंने कल बता दिए थे, क्योंकि ये किसके हिस्से थे, ये एशिया के हिस्से थे, वो मैंने कल बता दिया आपको, ठीक है। अब एक क्षेत्र के बारे में आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कौन सा देश है, इस मैप के यहाँ पे कौन सा देश है, रूस है, ठीक है। अब एक चीज़ आप मैप में अगर देख पा रहे हैं तो अच्छे से देखिए, ये क्या है आपका, कौन सा देश है, रूस है। अब ये कौन सा देश है, लिथुआनिया है, नीचे कौन सा देश है, पोलैंड है। अब इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र है ये वाला, ये किस देश का है, ये है भाई किसका, यह है आपका रूस का। किसका है ये, रूस का क्षेत्र है। तो रूस यहाँ पे भी है और रूस थोड़ा सा हिस्सा रूस का यहाँ पे भी है। तो ये आपको पूछना, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा कि आप पोलैंड की सीमा रूस से लगती है, तो बिल्कुल लगती है, क्योंकि रूस का थोड़ा सा हिस्सा कहाँ पे है, यहाँ पे, इसलिए क्या किससे लगती है, ये पोलैंड से लगती है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई पोलैंड आ गया। अब आपने एक देश का नाम सुना होगा, हॉलैंड का नाम, क्यों सुना है सभी ने, हॉलैंड। क्या वर्तमान में वो आपको यूरोप में कहीं नजर आता है, हॉलैंड। आप जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सुनते होंगे तो उसमें हॉलैंड नाम के एक देश का जिक्र है भाई। तो हॉलैंड वर्तमान में है, बिल्कुल है भाई। वो कहाँ पे है, वो आपका एक देश है यहाँ पे, छोटा सा देश आपके सामने नजर आ रहा है वैसे, जिसका नाम क्या है, नीदरलैंड है। कौन क्या है इसका नाम, नीदरलैंड। तो पहले इसको क्या बोला जाता था, हॉलैंड बोला जाता था। वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, पोलैंड, मतलब सॉरी, पहले हॉलैंड बोला जाता था, वर्तमान में क्या बोला जाता है, नीदरलैंड बोला जाता है। ओके, नीदरलैंड है ये। और आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, डच। तो पूछा जाता है कि भाई डच कहाँ से आए थे, किस देश के निवासी थे, तो इसी देश के निवासी थे, नीदरलैंड के। कहाँ के थे भाई डच, नीदरलैंड के थे। तो भाई डच आपने जो भारत में सुने थे भाई, सबसे लास्ट में आते हैं ये। हाँ, तो ये किस देश के निवासी थे, तो ये आपके नीदरलैंड या पहले के क्या थे, पोलैंड के निवासी थे। ओके, सॉरी हॉलैंड के। हाँ बिल्कुल, तो याद रखिए इस नीदरलैंड देश के बारे में। आते हैं और आगे। अब आपको देखिए भाई जर्मनी का, हाँ जर्मनी से पहले एक छोटा सा देश है यहाँ पे, डेनमार्क। तो डेनमार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। ओके, तो ये डेनमार्क है। ये कौन सा देश है पूरा, यहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे से ऊपर ये आपका पूरा दिखेगा, प्रायद्वीपीय रूप में है। ये कौन सा देश है आपका, डेनमार्क है। ओके, तो डेनमार्क के बारे में देखिए, थोड़ा सा जानकारी आपको याद रखना है। ओके, तो डेनमार्क हो गया। नीचे आप देखेंगे तो जो जर्मनी देश है, ऊपर क्या है, डेनमार्क है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं अब इसको। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा सागर है आपको, बाल्टिक सागर है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा सागर है आपका, उत्तरी सागर है। तो ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर है, तो इसके बीच में क्या नहर बनाई गई है जिसका नाम क्या है, कील नहर। क्या है इसका नाम, कील नहर है। ओके, तो कील नहर भाई कहाँ पे है, पूछेगा आपको कहाँ पे भाई, किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। तो ये क्या है, जो आपका बाल्टिक सागर है और जो आपका उत्तरी सागर है, इनको जोड़ता है कील नहर। कहाँ पे, डेनमार्क में है, ठीक है। तो ये जानकारी आप रखिए। अच्छा, सुना है आप लोगों ने भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुना है। और नीचे आपसे पूछेगा कि डेनमार्क की सीमा किससे लगती है, बाउंड्री ये किसके साथ शेयर करता है, तो ये करता है जर्मनी के साथ। ओके, किस देश के साथ, एक देश जर्मनी। ओके, चलिए आगे आते हैं भाई। तो ये चेक हो गया भाई, स्लोवाकिया हो गया, फिर नीचे हंगरी हो गया, ठीक है। ये रोमानिया हो गया, ये तो मैं कल बताया था जब आपको ब्लैक सी बता रहा था। फिर हो गया ऑस्ट्रिया। आप देखिए एक चीज़ कभी कंफ्यूज नहीं करना है, दो देश हैं विश्व में, एक का नाम क्या है, एक का नाम है ऑस्ट्रिया, एक है ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है कभी भी। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है भाई, यूरोप में है। ये वही देश है, जब आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार हैं उनको क्या किया जाता है भाई, मार दिया जाता है, ठीक है। तो कहाँ के वो राजकुमार रहते हैं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार होते हैं। वो इसी के कारण क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है भाई। तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया है भाई नीचे, ओशिनिया, न्यूजीलैंड के आसपास, तस्मान सागर के आसपास। ओके, अच्छा देखें, चलिए अच्छी बात है। और बगल में क्या है, एक देश है आपका, तो ये कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। बहुत सारे यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में है, यहीं इसी शहर में है। कौन सा है यहाँ पे, जिनेवा, ठीक है। आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो दावोस समिट होता है, वो कहाँ पे होता है, इसी स्विट्जरलैंड में होता है। ओके, बहुत सारे हेडक्वार्टर आप देखेंगे, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आप स्विस बैंक का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो स्विस बैंक कहाँ पे है भाई, यहीं पे है, स्विट्जरलैंड में। ओके, ये हो गया। आप फ्रांस वगैरह यहाँ पे है भाई, तो फ्रांस को आपको पता होना चाहिए। फ्रांस की जो सीमा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे किससे लगती है, तो आप देखेंगे कि मतलब अटलांटिक ओशियन, या क्या कहेंगे, मेनली अटलांटिक ओशियन, क्योंकि अटलांटिक ओशियन से भी ये बाउंड्री शेयर करता है फ्रांस। और नीचे क्या है, मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा देश है भाई, फ्रांस है। नीचे कौन सा है, आप स्पेन के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, स्पेन के बारे में भी होगा, स्पेन भी है। और आपको पता होना चाहिए ऊपर कौन सी खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है भाई, बिस्के की खाड़ी। तो खाड़ी किसके बीच है भाई, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है, बिस्के की खाड़ी। पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बिस्के की खाड़ी कहाँ पे है, ओके। जिब्राल्टर हो गया। अब देखिए आते हैं नीचे, तो नीचे आपको दिख रहा है इटली, तो इटली भाई नीचे है। आप देखेंगे ये जो वर्ल्ड में G7 कंट्री हैं, तो G7 कंट्री का ये क्या है, मेंबर कंट्री है इटली। ओके, इटली भी है, फ्रांस भी है, ठीक है। आपका देखेंगे कि ब्रिटेन है, ये भी है, बहुत सारे देश हैं, 7 देश हैं, वो बताएंगे जब। अभी पहले मैप में ध्यान देते हैं अपन लोग। चलिए फिर आप देखेंगे और नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रिया हो गया यहाँ पे। फिर आपको पता होना चाहिए स्लोवेनिया है, छोटा सा देश है स्लोवेनिया, तो स्लोवेनिया हो गया। फिर आपको क्रोएशिया नजर आएगा, ठीक है। फिर क्रोएशिया के नीचे आपको नजर आ गया, देखिए ये वही देश है जो लास्ट आपका देखेंगे जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो उसमें ये क्या रहा था, उपविजेता रहा था, ठीक है। ये क्या रहा था, उपविजेता रहा था क्रोएशिया की टीम, यहीं की फुटबॉल की टीम थी क्रोएशिया की। और हमारे कुछ एक आध साल पहले हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, तो उनकी भी क्या है यहाँ पे यात्रा हुई थी, और यहाँ के जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी उनको मिला था। तो कहाँ है भाई ये, क्रोएशिया कहाँ पे है, यूरोप में है, ठीक है। फिर है बोस्निया, तो इसके नीचे है भाई। फिर आता है मॉन्टेनेग्रो, फिर है आपका सर्बिया। अब देखिए एक क्षेत्र आपको दिख रहा होगा कोसोवो, बहुत आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्या है कोसोवो। तो ये किसका हिस्सा है, ये विवादित हिस्सा है, ठीक है भाई। सर्बिया और ये आप देख मैसिडोनिया के बीच क्या है, विवादित हिस्सा है, ठीक है, कोसोवो। तो पूछेगा कोसोवो कहाँ पे है, तो ये सर्बिया में फिलहाल में दिखता है, हमें नजर आता है। तो कहाँ पे है ये कोसोवो, यूरोप में है, और यूरोप में सर्बिया का ये क्षेत्र है, ठीक है। कई बार इसमें भी क्वेश्चन बन चुका है कोसोवो के बारे में। फिर आप देखेंगे उत्तरी मैसिडोनिया है, फिर अल्बानिया है, फिर ग्रीस है।
आप शायद मूवी वगैरह देखते होंगे तो आपको ग्रीस वगैरह या यूनान वगैरह का नाम सुनते होंगे, तो ये वही ग्रीस है जो एंशिएंट टाइम पे आप मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे। हाँ अरे भाई मज़ा आ जाएगा। ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी है, साथ साथ जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी आपके निपटते चलेंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था हाँ ग्रीस की, तो ये हो गया आपका ग्रीस, ठीक है। एथेंस वगैरह नाम सुनते होंगे आप, ठीक है। आप सिकंदर का नाम सुनते होंगे, तो यहीं के वो निवासी थे भाई, ओके। चलिए तो ये ग्रीस हो गया। अब आता है माल्टा, तो माल्टा भी एक है भाई यहाँ पे। तो माल्टा के नीचे यहाँ पे पहले और कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था साइप्रस, इसकी भी एक अलग कहानी है। ये देखा नज़र आ रहा है ना, ये लेबनान है, और लेबनान के यहाँ पे आपको एक छोटा सा देश नज़र आ रहा होगा जिसका नाम क्या है, साइप्रस है। और साइप्रस के ऊपर कौन सा है, तो तुर्की है। क्या है इसके ऊपर, तुर्की है, ओके। तो साइप्रस को अगर आप देखें नीचे, तो ये नीचे वाला हिस्सा है, तो ये किसका आता है, साइप्रस। ये क्या है, मतलब स्वतंत्र देश अपने आप को मानता है। और ऊपर आप देखेंगे जो हिस्सा है ये वाला, तो ये किसका हिस्सा है, ये तुर्की का। किसका, ये तुर्की का हिस्सा है साइप्रस का। तो तुर्की क्या मानता है, जैसे हम जम्मू कश्मीर को अपना भाई क्या है, अपना अभिन्न हिस्सा मानते थे, तो वैसे ही तुर्की का मानता है साइप्रस को भी अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे भारत को जब उंगली करते हैं, तो भारत भी क्या करता है, इसी क्षेत्र पे उंगली करने लगता है। क्या करने लगता है, जो यहाँ पे साइप्रस देश है, तो इसको क्या करने लगता है, जो हमारे साथ मतलब कई एग्रीमेंट वगैरह हैं, जैसे आप देखेंगे डिफेंस के रिलेटेड कई एग्रीमेंट हैं इसके साथ, हमारे साइप्रस के साथ, जिसके तहत हम इसको क्या है, बहुत सारे जो मतलब हथियार वगैरह हैं या जो एड वगैरह है वो हम उपलब्ध कराते हैं। अगर आप देखेंगे कि इसकी जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर जैसी नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या था कि हमारी भाई जो सुरक्षा था, संचार था, जो विदेश मामले थे, तो वो हमने उसको मतलब अपने पूरे तरीके से किस पे कंट्रोल रखे थे, हमने अपने ऊपर अपने आप में उसका क्या कंट्रोल रखा था। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, पूरी तरीके से एक स्वतंत्र है साइप्रस। बस क्या नाम मात्र के लिए जो तुर्की है वो अपने इसको हिस्सा मानता है, ठीक है। जैसे कि वर्तमान में हम कह सकते हैं जैसे अपना पाक अधिकृत कश्मीर है, हम कहते तो यहाँ अपना है, लेकिन इस पे भाई पूरी तरीके से जो मतलब सेना है वो किसकी है, पाक अधिकृत कश्मीर पे, तो वो है भाई पाकिस्तान की, ठीक है। वैसे कुछ समझ सकते हैं, उसको भी बहुत जल्दी हरा सही बात है भाई हरप्रीत, उसको भी बहुत जल्दी ले लेंगे भाई, चलो अच्छी बात है सही है। तो ये साइप्रस है यहाँ पे, तो ये कहाँ पे, ये भूमध्य सागर में है, काफ़ी विवादित रहता है, चर्चा में रहता है, ठीक है। तो मैंने बता दी, कभी जब न्यूज़ आप IR पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे, तो उसके बारे में तो 200% पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बस सुनते जाइए आप, चीज़ें बड़े काम की चीज़ें हैं भाई, अब आपको पता होना चाहिए। हाँ तो देखो भाई, ग्रीस और इसकी राजधानी क्या थी, एथेंस है, ओके। चलो भाई अब आते हैं अपन कुछ और चीज़ों में। तो ये सारा, हाँ अब देखो सबसे पहले आप ये देखना है कि यूरोप में ऐसे कितने देश हैं जो लैंडलॉक हैं। लैंडलॉक मतलब जिनकी सीमा सागर से नहीं लगती है, ऐसे कितने देश हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हंगरी है, ओके, मालडोवा है, सर्बिया है, ठीक है। कोसोवो को अगर देखो, एक तो यूनाइटेड नेशन इसको अलग देश रिकॉग्नाइज नहीं किए हुए हैं कोसोवो को, ओके, तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई सर्बिया अलग हो गया, हंगरी हो गया, फिर उत्तरी मैसिडोनिया हो गया, तो ये सब क्या है, लैंडलॉक हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रिया है, हाँ, चेक रिपब्लिक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, और साथ साथ देखेंगे लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, बहुत छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, ओके। तो ये हो गया। अब इटली में आप एक देश देखेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यहाँ पे, आपने वेटिकन सिटी का नाम सुना है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का नाम मेरे ख्याल से सुना होगा आप सभी ने। तो वो क्या है, विश्व का सबसे छोटा देश है, एक शहर के नुमा है, और फिर भी क्या है वो देश है। तो ये कहाँ पे, इटली में है, वेटिकन सिटी। वहाँ पे आप जो क्रिश्चियन धर्म है, तो उसके जो पॉप हैं वो वहाँ पे क्या कहते हैं भाई, रहते हैं। तो उसको क्या है, अलग ही देश घोषित कर दिया गया है। तो पूछता है कई बार कि विश्व का सबसे छोटा देश, तो वो वेटिकन सिटी है। कहाँ पे है वो, इटली में है, ठीक है, बीच में है यहीं पे, ओके, वेटिकन सिटी। चलिए पिसा वगैरह ये हो गया। चलो अभी नेचुरल मैप में नहीं बता रहा हूँ, जब नेचुरल मैप बताऊँगा तो एल्पस वगैरह के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है, सारी जानकारी देंगे। चलो तो ये हो गया। अब आते हैं कुछ और काम की चीज़ों पे। तो ये तो हो गया नॉर्मल डिस्कशन। हाँ क्वेश्चन देखिए भाई, अच्छी बात है। अब
अगर आपसे पूछे कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर करना है रूस। क्या है, रूस आपका सबसे बड़ा देश है यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछे कि यूरोप का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश मतलब कौन सा है, बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब क्या होगा आपका आंसर, बताइए जल्दी से बताइए। आप सबसे बड़ा तो सबको पता है, दूसरा वाला बताओ भाई कौन क्या होगा, बताओ भाई। रसिया तो सबको पता है, दूसरे नंबर पे कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब आपको करना है क्या, यूक्रेन। आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यूक्रेन क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, देश है। फिर इसके बाद आते हैं क्या आपके फ्रांस आ जाता है, फिर इसके बाद स्पेन आ जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए हमारे, कि सबसे बड़ा एरिया किसका है भाई, तो रूस का है, फिर यूक्रेन है, फिर आपका फ्रांस है, फिर स्पेन है, और छोटा सबसे मैंने बता दिया वेटिकन सिटी। वो सिर्फ यूरोप का बस नहीं है, पूरे विश्व का सबसे छोटा क्या है भाई, देश है, हाँ यूक्रेन। चलिए, तो ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बाल्कन देश किन्हें बोला जाता है, ठीक है, तो बाल्कन देश के बारे में अगर आपसे पूछे तो उनको लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ बाल्कन देश के बारे में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बाल्कन कंट्री कौन कौन सी हैं, तो उनको हाईलाइट में यहाँ पे कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपका जो मैसेडोनिया है, क्रोएशिया है, ठीक है, तो इनको यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे अच्छा तो ये होगा, क्योंकि कई सारे देश हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए। आपसे अगर पूछा जाता है क्या, बाल्कन कंट्री, पहले था ये तो, अब तो है भी नहीं, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये पूछा जाएगा कि बाल्कन कंट्री किनको बोला जाता था। ओके, वहाँ उसके लिए अभी से थोड़ा सा जानकारी लिख लीजिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए यूगोस्लाविया। अब देखो वर्तमान में तो है ही नहीं, लेकिन उस समय जो बाल्कन देश थे तब था ये। ओके, तो यूगोस्लाविया। अब यूगोस्लाविया का वर्तमान में कोई देश नहीं है, कोई इस देश से, ये देश क्या है, कई छोटे छोटे देशों में बढ़ चुका है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया, तो यूगोस्लाविया हो गया। ओके, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब सर बताएंगे दूसरे सर तो वो आपको इसका इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन पहले से डाल लीजिए भाई, है ना। तो ये आपका हो गया यूगोस्लाविया। स्लोवेनिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे और भी सारे हैं, क्रोएशिया होगा, तो क्रोएशिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, ठीक है। मैसेडोनिया हो गया, मैसेडोनिया, ठीक है, मैसेडोनिया हो गया, ठीक है, ठीक है। ग्रीस हो गया आपका, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, तो ग्रीस है आपका, ये भी क्या है, बाल्कन कंट्री है, ग्रीस हो गया आपका। और कौन से देश आते हैं इसके तहत आपके बाल्कन से, तो बोस्निया, ठीक है, तो बोस्निया हो गया आपका, ठीक है, तो बोस्निया हो गया आपका, ठीक है, बोस्निया। और इसी के साथ इसको करते कि बोस्निया अकेला नहीं है, इसको साथ एक नाम और भी ऐड होता है, हर्जेगोविना, ठीक है, तो हर्जेगोविना भी याद कर लीजिए, इसी के साथ एक ही नाम है, मतलब एक ही देश है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। ओके, चलिए, तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपको कहलाते हैं क्या भाई, तो ये सारे देश मिला के अल्बानिया और छूट रहा है, तो अल्बानिया और लिख लीजिए, अल्बानिया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो मैं तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए बस बता रहा हूँ, अल्बानिया, ठीक है। तो इन सबको क्या बोला जाता था, बाल्कन देश। आपसे देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन बाल्कन देश नहीं है, बाल्कन कंट्री नहीं है, तो भाई 3 ऑप्शन ये वाले होंगे, एक अलग होगा, तो वो आपको क्या एलिमिनेट करना है। ओके, तो नोट डाउन हो गया भाई, बताओ जल्दी से। हाँ, चलो भाई आते हैं वापिस। अगर आपसे मान लो कहे भाई, क्या बोले आपसे, हाँ, अगर आपसे बोला जाए, कहे कि भाई स्कैंडिनेवियाई देश बताइए, ठीक है, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश, तो ये कौन कौन से होंगे, लिख लीजिए जल्दी से। स्कैंडिनेवियाई देश,
तो स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से होंगे तो लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको कहा था नॉर्वे स्वीडन, तो नॉर्वे होगा नंबर 1, स्वीडन होगा दूसरे नंबर पे। ओके, तो नॉर्वे हो गया आपका, स्वीडन हो गया आपका, डेनमार्क हो गया, तो डेनमार्क हो गया आपका यहाँ पे नीचे, तो ये डेनमार्क हो गया 3 नंबर पे। और 4 नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे आपका आइसलैंड। तो इन चारों देशों को क्या बोला जाता है, आपका स्कैंडिनेवियन देश बोला जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए भाई, क्वेश्चन आता है कहेगा निम्न में से कौन स्कैंडिनेवियन देश नहीं है। ठीक है, तो 3 तो ये होंगे, ये कोई और दूसरा होगा। मान लीजिए आपको बोल देगा फिनलैंड, तो आपको क्या करना है, वो स्कैंडिनेवियन देश नहीं है। ओके, तो लिख गया, जल्दी से बताइए, नोट हो गया। अब दूसरी हेडिंग डालिए, दूसरी हेडिंग डालिए, आपसे पूछेगा बाल्टिक देश। ठीक है, बाल्टिक देश, तो बाल्टिक देश क्या होते हैं भाई। ठीक है, तो ये मिटा दे रहा हूं मैं। तो इसमें क्या थे, स्कैंडिनेवियन देश में नॉर्वे स्वीडन, फिर उंगलियों पे होना चाहिए, नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क और आइसलैंड, 4 देश हैं ये। अब आपसे बोलेगा जैसे बाल्टिक देश, तो बाल्टिक देश भाई कौन से हैं, जो बाल्टिक सागर के बगल में होंगे, सीधी सी बात है ना। तो बाल्टिक सागर के बगल में कौन से देश हैं, ये है आपका बाल्टिक सी। ठीक है, तो बाल्टिक सी में आपको जो ये देश नजर आ रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, तो इन तीनों देशों को क्या बोला जाता है, इन तीनों देशों को बोला जाता है बाल्टिक कंट्री। ओके, तो लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्या हो गया, एस्टोनिया, लातविया, इन तीनों देशों को बोला जाता है बाल्टिक कंट्री जाता है। ठीक है, आ रहा भाई, क्यों भाई, आवाज आ रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि YouTube पे बड़ा लफड़ा होता है आवाज़ में, ऐप पे कोई दिक्कत नहीं होती, जब बैटरी डाउन ही होती है तभी कटती है, जो भी है ऐप पे तो भाई, वहाँ मतलब YouTube पे तो बवाल हो जाता है। चलो भाई, तो ये 3 देश याद रखने हैं आपको, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये क्या है आपके, ये आपके बाल्टिक देश हैं। ओके, ये हो गया। अब हेडिंग डालना है आपको आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप क्या है भाई। ठीक है, तो क्या है आपका, आइबेरिया है। ठीक है, क्या है आपका, आइबेरिया, आइबेरिया प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रायद्वीप का मीनिंग समझिए। मान लीजिए जैसे ही आपको ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है, ये जमीन का क्या है, हिस्सा है भाई। तो ये क्या है, एक तरफ इस तरफ पानी से घिरा हुआ है, इस तरफ पानी से घिरा हुआ है, और इस तरफ पानी से घिरा हुआ है, और एक तरफ क्या है, जमीन से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ कोई अगर स्थल है, वो क्या है, पानी से घिरा हो, और एक तरफ जमीन से वो जुड़ाव हो उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप या पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है, ओके भाई हरप्रीत। चलो भाई, तो ये हो गया आपका प्रायद्वीप। तो ये क्या हो गया, आइबेरिया प्रायद्वीप हो गया। कौन सा प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप। अब ये है कहाँ, ये नहीं है, मतलब इसमें ना कर लीजिए कि आइबेरिया ये प्रायद्वीप है, अंडरलाइन कर लिया हो यहाँ पे, यहाँ नहीं है भाई, ये आइबेरिया प्रायद्वीप भी नहीं है। मैं तो प्रायद्वीप का मीनिंग बस बता रहा था। ओके, तो आपका आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ पे है, तो आप आएंगे नीचे, आप आएंगे बिल्कुल नीचे वाले रीजन पे, तो आपको ये कुछ नज़र देश आ रहे होंगे, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस। तो जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये प्रायद्वीप है। देखो भाई, यहाँ पे भी पानी से, यहाँ पे भी पानी से, और यहाँ से भी पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोला जाता है, आइबेरियन प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, आइबेरिया प्रायद्वीप।
तो कौन कौन से देश आते हैं आपको ये पता होना चाहिए आइबेरिया प्रायद्वीप में। तो आपका पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया और फ्रांस हो गया। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैप देखते चलिए बस, ठीक है। तो अब देखिए यही चीज़ क्या होते हैं, बुक में लिखे होते हैं, तो वहाँ हमें रटने पड़ते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप में क्या होता है, तो भाई इमेजिनेशन ही का। अब हमें फ्रांस का नाम आता है, पुर्तगाल का आता है, दिमाग में लोकेशन क्या क्लिक ही नहीं करती, तो वहाँ पर रट लेते हैं। भाई रटना नहीं है, समझना है। चलिए भाई, तो ये हो गया आइबेरिया। तो फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, ये 3 देश आते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप पे। चलिए, तो ये क्लियर है यहाँ तक, बताओ जल्दी से। अब आते हैं सबसे विवादित मुद्दा, जिसको बहुत सारे लोगों को कष्ट होता है कि भाई ब्रिटेन क्या है। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट हैं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड। इसमें बड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि ये क्या है भाई। ठीक है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई ये ग्रेट ब्रिटेन क्या है। आपका ग्रेट ब्रिटेन भी शब्द आता है, इंग्लैंड भी आता है, यूनाइटेड किंगडम भी आता है। तो लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज लेकिन समाधान हो जाएगा इसका। चलो भाई, अच्छा भाई, ओके भाई, बढ़िया हरप्रीत। चलो, तो अब आते हैं अपना सबसे जो क्लिष्ट मुद्दा है, सबसे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है क्या है, यूनाइटेड किंगडम। तो 3 टर्मिनोलॉजी होते हैं, ठीक है, 3 टर्मिनोलॉजी हैं। और आप जो आपका इंग्लैंड वगैरह है, ब्रिटेन वगैरह है, इसको निकाल लीजिए। तो 3 टर्मिनोलॉजी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक तो आपका सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन, या ब्रिटेन बस बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन, तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ओके। फिर आपका दूसरा आता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूके में लिख देता हूँ इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके लिख दिया मैंने इसके लिए। फिर आपका तीसरा शब्द आप लोगों को कंफ्यूज रहता है, वो होता है इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड लिख देते हैं भाई, इंग्लैंड। ये हो गया इंग्लैंड, ओके। तो इन 3 शब्दों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किसको भाई इंग्लैंड बोलते हैं, किसको आप यूके बोलते हैं और किसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। हाँ, तो आज देखते हैं भाई, आज इसका समाधान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये क्या है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। कैसे, यहाँ पे कई क्षेत्र हैं। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में मान लीजिए जैसे राज्य हैं, ओके। तो वैसी कुछ कहानी यहाँ पे है। तो आपको सबसे नीचे आपको नज़र आएगा, नीचे वाला क्षेत्र नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपका जो मतलब क्या है, आपका इंग्लैंड वाला है। तो यहाँ पे नीचे क्या आता है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड, ठीक है। तो ये आपका इंग्लैंड हो गया, ओके। फिर इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसको नीचे, सबसे नीचे देखिए आपका क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया। उसके ऊपर जाएंगे तो आपका क्या आ जाता है, स्कॉटलैंड आ जाता है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड हो गया। फिर ऊपर और चले जाएंगे तो वेल्स आ जाता है। थोड़ा इसको और जूम ही कर देते हैं, तो यहीं पे बता देते हैं आपको, ठीक है। तो स्कॉटलैंड, एक मिनट, यहाँ पे तो थोड़ा सा साफ नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ। तो आपका नीचे वाला क्या हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वो इंग्लैंड हो गया। तो इंग्लैंड लिख दिया हमने इसको, ठीक है। फिर आपका जो ये वाला हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोल देते हैं हम वेल्स, ठीक है। तो इसको, ये आपका वेल्ड वाला हो गया, वेल्स बोलते हैं इसको। तो ये आपका वेल्स हो गया, ओके। और ऊपर क्या हो गया आपका, ऊपर हो गया आपका स्कॉटलैंड, ये आपका स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाले हिस्से को, इतने वाले हिस्से को, इसको बोलते हैं आपको उत्तरी आयरलैंड। क्या बोलते हैं, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड हो गया ये, ठीक है। अब जो मैं कहता जा रहा हूँ सुनते जाइए। तो देखिए, इंग्लैंड तो क्या है, इंग्लैंड एक अलग है, मतलब जैसे भारत में एक स्टेट है, वैसे कुछ मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम है। तो ये आपका क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया। और इंग्लैंड की आपको राजधानी वही पता है भाई क्या होती है, लंदन है, ठीक है। अगर इंग्लैंड में हम वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई इंग्लैंड और 2 चीज़ों को मिला दिया तो इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं,
ग्रेट ब्रिटेन, क्या बोलते हैं हम, ग्रेट ब्रिटेन। तो किनको किनको मिला के आप इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड 3 क्षेत्रों को अगर मिला दें तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन। और अगर इसी में अगर हम किसको मिला दें, उत्तरी आयरलैंड को मिला दें तो इसको क्या बोलते हैं हम फिर सम्मिलित रूप से बोलते हैं यूके। ओके, तो यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं, तो इसमें 4 क्षेत्र मिले होते हैं, एक इंग्लैंड, ठीक है, दूसरा वेल्स, फिर स्कॉटलैंड और फिर उसका क्या चौथे नंबर पे उत्तरी आयरलैंड। तो अगर इन सभी चारों क्षेत्रों को मिला दें तो सम्मिलित रूप से बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। और अगर ग्रेट ब्रिटेन भाई किसको बोलता है, तो अगर 3 क्षेत्र हैं, इंग्लैंड, ठीक है, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और आपको पता है लंदन यहीं पे है इंग्लैंड में, तो ये तीनों में अंतर है भाई, तो समझ में आए, समझ में आया, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ा जाए, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा नोट कर लो भाई, नोट कर लो। अच्छा कर रहे हैं, मैंने लिख दिया हार रहे हैं चलिए भाई, होता है, हो जाता है जल्दी जल्दी में। तो अभी देखिए इस पे जो झीलें हैं, नदियां हैं, तो इस पे एक पूरा वीडियो में लाऊंगा जिसमें कॉन्टिनेंट वाइज में चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है, जो यहाँ के पर्वत हैं, ठीक है, तो वो सब एक वीडियो में आपको करा दूंगा। फिर जलवायु वगैरह है तो वो विश्व की एक साथ वर्ल्ड मैप में पढ़ाऊँगा वो सारे टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं अपन क्या है दूसरा क्षेत्र, तो दूसरा क्षेत्र आपका जो बचा है वो आपका दक्षिण अमेरिका है। क्या बचा है आपका, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका आते हैं भाई, तो आप भाई इसको मिनिमाइज करते हैं। अब आते हैं भाई दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे। तो देखो भाई, तो ये दक्षिण, देखो ये वर्ल्ड मैप है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। एशिया में बता ही दिया हूँ, उत्तरी अमेरिका पहले वाले में बताया था शुरुआती में, यूरोप मैंने आज बता दिया है, ठीक है। तो आपका अब आते हैं अपन किस में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो एक एक देश करके क्या है हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों अलग कहाँ पे होते हैं, तो पनामा नहर में होते हैं। पनामा कहाँ पे है भाई, एक छोटा सा यहाँ पे देश है, देखिए अभी मैं जूम कर रहा हूँ तो नज़र आएगा पनामा, ये आ गया ना। तो पनामा में एक क्या है, नहर बनी हुई है भाई, ऐसी नहर, ओके, जो कि क्या काम करती है, कैरिबियन सागर, या मैं अगर बड़ी वाटर बॉडीज़ की बात करूँ तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है पनामा नहर, ठीक है। अब ये बनाई किसने है भाई, तो जो यूएसए है उसने क्या था, पनामा को क्या भाई कुछ जो पैसा उपलब्ध कराया, क्योंकि इसमें फ़ायदा किसका था, फ़ायदा था यूएसए का। तो मैं वैसे पहले के जो लेक्चर है उसमें मैंने बता के रखा है इसके बारे में, ठीक है। तो फिर से रिपीट करना क्या मतलब बनता है। तो सबसे पहले मैं देश बताना चाहता हूँ, कितने देश हैं कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। फिर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है तो उनके बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाई, तो पनामा क्या काम करता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर देता है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे कोलंबिया, तो ये कोलंबिया भाई क्या है, देश है कोलंबिया। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको देखिएगा इक्वाडोर, तो यहाँ पे आपका 2 ज्वालामुखी बहुत फेमस है यहाँ के, कोटापेक्सी, चिम्बाराचो। देखिए अभी ये याद कैसे करना है, इक्वाडोर, इक्वाडोर तो याद रहेगा आपको। अभी आपने नाम सुना होगा जूलियस असांजे, नाम सुना है, ठीक है। तो जूलियस असांजे ने जो शरण ली थी मतलब ब्रिटेन में, तो इक्वाडोर का जो क्या था एम्बेसी थी, तो उसी एम्बेसी में शरण ली थी जूलियस असांजे ने। जूलियस असांजे क्या है भाई, तो जो इन्हें मतलब कह सकते हैं, एक हैकर बोल सकते हैं भाई। अमेरिका के लोग अगर उसको कहें तो हैकर बोल सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे बहुत सारे जो घोटाले थे, स्कैम थे, उनको क्या किया था इन्होंने, फास्ट किया था जूलियस असांजे। इसलिए जो बड़े बड़े देश थे वो क्या थे, इनके पीछे पड़ गए थे, है ना, जूलियस असांजे। लेकिन इसको शरण किसने दे दी थी, इक्वाडोर के जो दूतावास है। क्योंकि देखिए दूतावास में क्या होता है, मान लीजिए ब्रिटेन है, भारत में मान लेते हैं सबसे अच्छा, भारत में अगर मान लीजिए अलग अलग देशों के दूतावास
हैं तो वहाँ पे भारत का रूल नहीं चलता है, वहाँ पे उन देश का जो रूल है वो चलेगा। तो भारतीय जो भी फोर्सेस हैं, चाहे वो यहाँ की पुलिस हो, सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, वो कभी भी दूतावास के अंदर नहीं जा सकती हैं और दूतावास के अंदर जाके किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं। ओके, तो इसी लॉ का, जो इंटरनेशनल लॉ है, उसका फ़ायदा उठाते हुए जूलियस असांजे क्या करते हैं, इक्वाडोर के दूतावास में छिप जाते हैं। कई सालों तक वो वहीं पे छुपे रहते हैं। अब दूतावास कितना बड़ा होगा भाई, एक घर ही जितना बड़ा होता है, बंगला हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो उसी में 2-3 साल बने रहते हैं। फिर एक समय के बाद क्या होता है भाई, जो वहाँ की यूके पुलिस होती है वो फिर उनको अरेस्ट कर लेती है काफ़ी समय बाद। हाँ, मैप बढ़िया होता है। ग्लोब से क्या होता है, देखो ज्योग्राफी में मैप आपको कैसे कमांड होगा, कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी घटनाक्रम आपको सुनाई देता है, ठीक है, अच्छे न्यूज़पेपर में। ऐसा नहीं कि आप जो लोकल लेवल पे जो घटनाक्रम घट रही है उसको आप मैप में ढूंढने लगे, नहीं, आपको हमेशा फोकस करना है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। किसी घटना मतलब किसी देश में, मान लीजिए अगर मैं जोग्राफिकल या एनवायरनमेंट के लिहाज से देखूँ, मान लीजिए कोई वोल्केनो फटता है तो आपको पता होना चाहिए किस देश में ये वोल्केनो फटा। मान लीजिए कहीं पे सुनामी आती है तो आपको पता होना चाहिए, कहीं पे मान लीजिए भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है तो आपके उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे मान लीजिए जो चक्रवात वगैरह आते हैं, ठीक है, उसके नाम पता होना चाहिए, किस कॉस्ट से वो टकराया, ठीक है। तो दोस्त देश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। ओके, तो ये तो नॉर्मल हो गया। मान लो कोई मतलब किसी देश में गृह युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो गृह युद्ध के बारे में पता होना चाहिए भाई किस देश में गृह युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है, हर थोड़ा सा समझ होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, उस देश के बारे में कि बगल में आस पड़ोस कौन से देश हैं। ओके, क्योंकि घटनाक्रम अगर लगातार न्यूज में आता है तो मैप पे आपको काम करना होगा, ठीक है, लगातार। फिर आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी मतलब देश के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है, तो उस देश की लोकेशन तो आपको पता होना ही चाहिए कि वर्ल्ड में वो किस कॉन्टिनेंट में आता है। फिर उस देश के साथ कितने और देश हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं, कोई अगर बगल में वाटर बॉडीज़ है तो कौन सी वाटर बॉडीज से वो लगा हुआ देश है। तो ये सारी समझ आपके दिमाग में होना चाहिए भाई। ओके, तो ऐसे आप एक एक करके क्या करेंगे, मैप पे कमांड करेंगे। चलिए, अभी तो अपन कहाँ पे हैं भाई, अपन हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भ्रमण कर रहे हैं, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको 2 देश मैंने बता दिए, कोलंबिया और इक्वाडोर। इक्वाडोर में मैंने बताया था आपको 2 ज्वालामुखी पर्वत फेमस हैं, कौन कौन सा, कोटापेक्सी और चिम्बाराचो। देखो भाई मैं कैसे इसको याद किया था, तो कोटा जो शहर है राजस्थान में है, पता ही होगा मेरे ख्याल से, IIT वगैरह का हब है ना। तो वो जो कोटा शहर है तो कहाँ पे है भाई, तो मैंने ऐसे समझ लिया है जो कोटा है तो वो कहाँ पे है, वो है भाई इक्वाडोर में, है ना। और वहीं पे क्या है, चंबल नदी बहती है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा। तो कोटा से कोटापेक्सी और चिम्बाराजू से चंबल नदी, दोनों कहाँ पे है भाई, दोनों हैं इक्वाडोर पे। तो अगर आप ऐसे कुछ जुगाड़ करके आप चीज़ें दिमाग में रखते हैं, ठीक है, तो आपको चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। आपको पता होना चाहिए यहीं पे, अच्छा ये आपको पता है कि कोटा में चंबल नदी है तो यहाँ पे एक परमाणु संयंत्र बना हुआ है, परमाणु रिएक्टर बना हुआ है। तो कौन सा परमाणु रिएक्टर है बताओ जल्दी से भाई, कोटा में कमेंट करके बताएं भाई, इतनी जानकारी है तो बताइए कि कोटा में चंबल नदी पे कौन सा परमाणु रिएक्टर बना हुआ है जिससे बिजली उत्पादित की जाती है बता, चलो लिख लो, रावत भाटा, ठीक है, तो रावत भाटा है वहाँ पे। चलो आगे आते हैं। तो अपना ये हो गया 2 देश। अब आता है आपका वेनेजुएला। तो वेनेजुएला है, आपको पता होना चाहिए कुछ समय पहले ये कि मतलब क्या है, ये ओपेक जो कंट्री है, ओपेक कंट्री क्या है, जो कि वर्ल्ड में क्या करती हैं, जितने भी तेल के उत्पादक देश हैं तो उनका एक क्या संगठन है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, ओपेक कंट्री। और इसमें वो देश हैं शामिल जैसे मैंने बताया जो कि क्या करते हैं, तेल का उत्पादन करते हैं, विश्व में अग्रणी हैं। तो उन्होंने क्या है, तेल के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये संगठन का निर्माण किया था, ओपेक का। हाँ, तो मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए। तो वेनेजुएला, तो वेनेजुएला भी क्या उसका मेंबर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे तेल जो क्रूड ऑयल वगैरह है, कच्चा तेल है, काफ़ी ज़्यादा होता है। कच्चा तेल वो वाला सब्जी वाला कच्चा तेल से आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि सब्जी वाला कच्चा तेल आप समझने लगे, नहीं भाई, ये पेट्रोलियम है, जिससे पेट्रोल हम निकालते हैं, डीजल निकालते हैं हम, ठीक है, कैरोसिन है, डामर है, ठीक है, मोम है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उसके, तो वो वाला कच्चा तेल है ये, है ना।
तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है वेनेजुएला में। फिर आप देखेंगे गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है। ओके, जो ये फ्रेंच गुयाना है तो ये क्या है, फ्रांस की टेरिटरी है, मतलब फ्रांस का ये क्या है, हिस्सा है। ठीक है, आप देखेंगे फ्रांस के जितने भी रॉकेट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा फाल्कन 9 का नाम सुना होगा, तो उसका जो लॉन्च पैड है वो कहाँ पे बना हुआ है, यहीं पे बना हुआ है फ्रेंच गुयाना में। यहीं से क्या होते हैं, जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, भारत के भी कई सैटेलाइट इसी फाल्कन 9 से क्या हुए हैं, लॉन्च हुए हैं। तो आप देखेंगे जो भी भारत के जो GSLV सैटेलाइट थे, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार सैटेलाइट थे, वो सारे कहाँ से लॉन्च हुए हैं अधिकतर, तो इसी फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुए हैं। ओके, तो ये सारी जानकारी दिमाग में बसा लेनी है। अभी क्या है, मैं होलिस्टिक वे में आपको ये सारे टॉपिक बताता चल रहा हूँ, तो दिमाग में डालते चले जाना है इन चीज़ों को। ओके, एक मिनट, चलिए, तो ये हो गया सूरीनाम, गयाना, फ्रेंच गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। अब आते हैं और नीचे। अब नीचे आते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा ब्राज़ील देश। ठीक है, तो ब्राज़ील ये क्या है, देश है, तो आप मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। यहीं पे आप देखेंगे जो अमेजन फॉरेस्ट है या अमेजन नदी है, तो उसका क्या है, वहाँ इसका ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपका अमेजन नदी है जो मैंने बना दिया है रफली। ओके, तो यहाँ पे ये अमेजन नदी है, तो कहाँ पे अधिकतर क्षेत्र अमेजन का किस देश में है, तो ब्राज़ील में है। ओके, और जहाँ पे अमेजन नदी बह रही है तो उसी के बगल में क्या है, जंगल हो गए हैं, तो उसको क्या कह देते हैं हम, अमेजन फॉरेस्ट कह देते हैं। अभी कुछ समय पहले ब्राज़ील में भी इन्हीं जंगलों में क्या लग गई थी, आग लग गई थी। ठीक है, बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल है वो आग के कारण क्या हो गया था, जल गया था। अब आपने कभी सोचा है कि जंगल का उपयोग क्या होता है, जंगल क्यों हमारे जो अर्थ के लिए भाई हेल्दी हैं। बोला जाता है इनको ये फेफड़े हैं, जैसे इंसान में फेफड़े होते हैं ना, तो वैसे ये हैं। ये क्या करते हैं, वायु का क्या करते हैं, फिल्टराइजेशन, मतलब शुद्ध करते हैं वायु को, है ना। आपको पता होना चाहिए जो गाड़ियां हैं, इंसान हैं, जो भी कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, तो इस कार्बन का अवशोषण कौन करते हैं, तो यही पेड़ पौधे करते हैं। अगर ये पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो जो कार्बन हम एमिट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, वायुमंडल में, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसकी सांद्रता वायुमंडल में बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या है, जो ये पेड़ पौधे हैं इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब ये जल गए, मान लो हमें आग लगा के अपना खेत बना लिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे, ये फॉरेस्ट जल जाएंगे। तो अब जो कार्बन हमने गाड़ियों से या कोयला जला के, ठीक है, या दूसरी चीज़ों के कारण से क्या कार्बन हमने एमिट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में बना रहेगा। और एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन बना रहता है तो कार्बन क्या होता है भाई, कार्बन होता है आपकी ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस मतलब समझा देते हैं भाई, कोई बात नहीं, आते हैं यहाँ पे। तो देखो ग्रीन हाउस गैसें क्या काम करती हैं, तो ये मान लीजिए आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया। ये आपकी क्या हो गई, जमीन हो गई, ये आपका जमीन हो गया। तो जमीन में मान लीजिए यहाँ पे आपकी क्या है, कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो क्या होता है, ऊपर से जो लाइट आती है, प्रकाश आता है, तो जब ये आता है तो किस वेव में आता है, तो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है। किस वेव में आता है, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जब प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पे आता है तो ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। किसमें, लघु तरंग दैर्ध्य, ठीक है, या लघु तरंग के रूप में आता है, एक ही लिख दीजिए, या तरंग दैर्ध्य लिख दीजिए, ठीक है, एक ही बात है। ओके, तो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में या शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, लघु तरंग विकिरण भी बोल देते हैं इसी को हम, ठीक है। तो लघु तरंग विकिरण बोल लिख दीजिए आगे, एक ही बात है, ठीक है। तो लघु तरंग विकिरण या लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण, ठीक है, या शॉर्ट वेव रेडिएशन, एक ही मीनिंग है ना। तो इसके फॉर्म में ये सन से क्या होता है, पृथ्वी पे आता है। तो जब ये आता है तो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, गति काफ़ी तेज होती है। तो जो भी ये ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको क्या करता है, ये पार करके ज़मीन पे पहुंच जाता है, ठीक है, ये लाइट। लेकिन जब ये पृथ्वी से हमारी सतह से टकराती है, ठीक है, तो टकराने के बाद जब ये ऊपर उठती है तो ये किस फॉर्म में उठती है, यही जो हीट है, तो ये दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में ऊपर उठती है, या लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ये ऊपर उठती है, ठीक है। किसमें, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, दीर्घ तरंग विकिरण, ठीक है, विकिरण। तो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में क्या करती है, ऊपर उठती है। और अब इस समय क्या होती है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी लो हो जाती है।
जिसके कारण से जो हीट है क्या करती हैं जे, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? बहुत सारी हैं, जैसे आपका CO2 हो गया, ठीक है, आपका मीथेन हो गया, सबसे ज़्यादा CO2, फिर मीथेन है, फिर आप देखेंगे SF6 है, PSF6 है, बहुत सारी हैं, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन है, CFC भी आपकी क्या है, अब आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, एक लेयर बना लेती हैं। तो जो ये रेडिएशन शुरू से आया और ये टकराने के बाद जब वापस जाता है तो इसको क्या कर लेते हैं, ये उसको ऊपर वापस बाहर अंतरिक्ष में नहीं जाने देते हैं, और इसको क्या है, हमारे वायुमंडल में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो एक समय के बाद क्या होगा बताओ भाई, इकट्ठी होते रहेगी ये हीट, तो क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ने लगेगा। अब बढ़ेगा टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे वर्ल्ड में ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, आपके जो हिमनद हैं, तो वो क्या कर होने लगेंगे, वो पिघलने लगेंगे, ठीक है। जो पृथ्वी में जो मौसम चक्र है वो क्या होने लगेगा, परिवर्तित होने लगेगा। कहीं पे अधिक गर्मी होने लगेगी, कहीं पे अधिक क्या होने लगेगा, मतलब ठंडी होने लगेगी। तो हमारा जो मौसम हो, ये क्लाइमेट है, वो परिवर्तित होने लगा है इन चीज़ों के कारण से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये कार्बन जो मतलब ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनको होना ही नहीं चाहिए, इनको एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। अगर सोचो इनकी ये निश्चित मात्रा ना हो तो क्या होता, तो हमारी जो पृथ्वी वो क्या होती, एक बर्फ का गोला होती, ठीक है। जितनी हीट आ रही है उतनी हीट अगर वापस चली जाती तो हमारे जो ग्रह में क्या होता, हमारे पूरे ग्रह में ठंडी या ठीक है, हमारे पूरे ग्रह में क्या होता है, बर्फ के रूप में पूरा ग्रह हो जाता है, जम जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन हाउस गैसें खराब हैं, बहुत अच्छी हैं, हमारे ग्रह को क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं, एक निश्चित बैलेंस टेम्परेचर ये बना के रखी हुई है ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन इनकी एक्सेस मात्रा जो इंसान ने क्या कर दी है, बढ़ोतरी कर दी है, कोयला जला के, मीथेन का उपयोग करके, गाड़ियों को चला के, ठीक है, हमने एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जिसके कारण से तेज़ी से क्या होने लगा है, जिसके कारण तेज़ी से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। और जो दीप तरंग विकिरण है, या अप्रत्यक्ष रूप में मैं बोलूँ हीट, तो हीट की मात्रा क्या होने लगी, बढ़ने लगी है, जिसके कारण से हमारा जो ग्रह है वो क्या होने लगा है, गर्म होने लगा है, ओके, गर्मी बढ़ने लगी। और जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो मान लो जैसे हिमालय वाला रीजन है, इसमें क्या होगा, एकदम से बर्फ़ पिघलेगी, तो जितने मैदान में जितने शहर हैं जो गंगा नदी या यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो एकदम से उसमें क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और फिर कुछ समय बाद गर्मी के ही सीजन में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक बार में बाढ़ आ जाएगी, पिघल जाएंगे कुछ समय में जल्दी से, और फिर क्या हो जाएगा, सूखा स्थिति आ जाएगी, तो पानी का क्या हो जाएगा, संकट हो जाएगा पैदा, ठीक है। तो इन सबको अगर हमें रोकना है तो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को, सांद्रता को वायुमंडल में क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा हमें। इसलिए अभी आप देखेंगे जो अभी मतलब कॉप समिट हुई है, COP26 हुआ है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है COP26। तो वहाँ पे क्या कहा गया है, जो भी विश्व के अग्रणी देश हैं, US और चाइना ने, तो उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे भाई, हम कोयले के उत्पादन, मतलब कोयला का जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, कम मात्रा में यूज़ करेंगे, जिससे कि इन्वायरमेंट में जो CO2 गैस है, मतलब कार्बन की जो मात्रा है या सांद्रता है, उस पर क्या करें भाई, कंट्रोल हो पाए। अगर ये सांद्रता बढ़ती रही तो क्या होगा, जो मैंने आपको परिणाम बताए हैं वो घटना घटित होगी, ठीक है। तो क्लियर है ये टॉपिक, चलो बताते चलेंगे भाई, ऐसे आगे बढ़े। चलो भाई वापस आते हैं अपने। तो ये अमेजन फॉरेस्ट बड़े काम की चीज़ है। ये कार्बन का क्या है, सिंक का काम करते हैं, कार्बन सिंक का काम। कार्बन सिंक मीन्स कार्बन को जो एब्जॉर्ब करके रखें जो चीज़ें, उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। चलिए तो समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपका ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील के नीचे आ गया बोलीविया, बड़ा देश है भाई बोलीविया, ठीक है। ये आपका पेरू देश है, ये बोलीविया है, ठीक है। बोलीविया क्या क्यों फेमस है, यहाँ पे आपको देखिएगा जो सिल्का के वगैरह के हैं, यहाँ पे काफ़ी भंडार हैं सिलिकॉन के। तो आप सिल्का का या सिलिकॉन का मतलब मीनिंग क्या है आपको पता होगा, जो आपको माइक्रोचिप्स बनते हैं, जैसे आपका मान लीजिए SD कार्ड है, तो उसमें जो एक चमकीला हिस्सा और होता है, तो वो किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है।
तो उसके काफ़ी बड़े यहाँ पे क्या है, भंडार हैं। ठीक है, साथ साथ आप देखेंगे जो मतलब बैटरी बनाने के जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे बोलीविया में। ठीक है, तो भारत सरकार की लगातार इससे भाई बातचीत चलती रहती है इन मुद्दों पे। ओके, फिर नीचे आएंगे आपका देखिएगा चिली, तो चिली है भाई नीचे, यहीं पे आपको नज़र आएगा अटाकामा डेजर्ट। तो ये वाइट कलर का नज़र आ रहा है, तो ये कौन सा डेजर्ट है, ये है आपका अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, आपको चिली में है मेनली। ओके, तो ये है अटाकामा डेजर्ट, क्यों हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगा। जितने भी आप कॉन्टिनेंट देखेंगे वर्ल्ड के, जितने भी महाद्वीप है, तो इन सारे महाद्वीप के जो पश्चिमी तट है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मरुस्थलों का निर्माण हुआ है, डेजर्ट का निर्माण हुआ है। क्यों हुआ है, मैं आपको वैसे मैं जब यूट्यूब पे क्लास लिया था जलधाराओं वाली, तो मैंने वहाँ पे कारण बताया था। ठीक है, जब मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब भी मैं आपको जवाब दूंगा भाई क्यों ऐसा है। हाँ, फ़ोन की बैटरी, बिल्कुल, और फ़ोन की बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी है भाई, जो भी बैटरी है, गाड़ियों में भी अब बैटरी आ गई है। चलिए, तो ये बोलीविया हो गया। बोलीविया के नीचे है पराग्वे, पराग्वे के नीचे है आपका उरुग्वे। ठीक है, तो ये पराग्वे कंट्री हो गया। पराग्वे के नीचे क्या हो जाएगा, ये पराग्वे हो गया, ये उरुग्वे हो गया। तो आपसे पूछेगा कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो इसमें कितने कौन से ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक हैं, तो आपका एक हो गया बोलीविया, और हो गया आपका कौन सा हो गया, पराग्वे हो गया। ठीक है, और नीचे उरुग्वे तो नहीं है, इसकी समुद्र से सीमा लगती है। तो दो ही ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक हैं, तो एक आपका बोलीविया और ये पराग्वे हो गया। ठीक है, बोलीविया पराग्वे दोनों अगल बगल हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपन नीचे, तो नीचे आपको नजर आएगा अर्जेंटीना, तो ये अर्जेंटीना हो गया भाई। ओके, फिर आप और नीचे आएंगे तो आपको भाई क्या मिलेगा, फॉकलैंड मिलेगा। तो ये नज़र आ रहा है आपको, अगर मैं बड़ा करूं तो यहाँ पर ये आपका कौन सा भाई आइलैंड है, फॉकलैंड है। कौन सा है ये, फॉकलैंड है। ये वही जगह है जहाँ पे क्या हो गया था, ओजोन जो लेयर है हमारी, आपको पता होगा जो हमारा समताप मंडल है, तो समताप मंडल में ओजोन लेयर है जो कि परावैंगनी किरणों से भारत मतलब पृथ्वी की क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसी मतलब क्षेत्र में इसके जस्ट ऊपर जो लेयर थी, तो उसमें क्या हो गया था, फॉकलैंड के ऊपर छेद हो गया था। ठीक है, और छेद होने के कारण क्या हुआ था, जो भी वहाँ पे जो वाइट स्किन वाले लोग हैं, तो उन पे क्या होने लगा था, स्किन कैंसर होने लगा था। कौन सा कैंसर, स्किन कैंसर। ठीक है, तो फिर इसी के लिए क्या भाई, बहुत सारे एग्रीमेंट किए जाते हैं ओजोन के संरक्षण के लिए, कि ओजोन को बचाया जाए। अभी जब मैं आपको ओजोन बताऊंगा सब, मैं फिर जितने प्रोटोकॉल वगैरह हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ाऊंगा उस समय। ठीक है, तो अभी बस दिमाग में चीज़ें बसाते चलिए। और ये भी बताऊंगा कि किस समय भाई, किस सीजन में जो ओजोन लेयर है वो कम मतलब पतली हो जाती है, किस सीजन में मोटी हो जाती है, कहाँ पे वर्ल्ड ग्लोब में कहाँ पे वो उसकी जो थिकनेस है वो मोटी होती है, कहाँ पे बिल्कुल पतली हो जाती है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी तो बस कथा की तरह सुनते जाइए भाई चीज़ें। अब जो नीचे ये क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है, तो इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये क्या है, ये ज़मीन का हिस्सा है, मतलब ज़मीन है नीचे, और ज़मीन के ऊपर क्या यहाँ पे जम गई है, बर्फ़ जम गई है। आपने नाम सुना होगा दक्षिणी ध्रुव वाला रीजन, तो ये दक्षिणी ध्रुव वाला पूरा रीजन है। ये भी एक क्या अलग कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे इंसान है वो रहता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंसान निवास नहीं करता। और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, विश्व में सबसे ज़्यादा बर्फ़ अगर कहीं पे है तो वो यही क्षेत्र में है। ठीक है, अंटार्कटिका पे है। ओके, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पे कि विश्व में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ठीक है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका में है, जो आपका साउथ पोल वाला रीजन है। और ये वही रीजन है जहाँ पे क्या होते हैं, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। ओके, तो अंटार्कटिका वाला रीजन यहाँ पे टिक कर लीजिए। आपने नाम सुना होगा जितने भी मतलब देशों के यहाँ पे क्या है, रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, बस किनारे किनारे अधिकतर देशों की। ओके, तो जो रिसर्च सेंटर है यहाँ पे बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आसमान है वो थोड़ा सा क्या रहता है, साफ रहता है। अच्छा भाई, और बिल्कुल, तो वो है, ये तो काफ़ी स्टूडेंटों का कहना रहता है मेरा। तो ये हो गया अंटार्कटिका। तो आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ है तो कहाँ मिलती है, अंटार्कटिका में मिलती है। दूसरे नंबर पे कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है आर्कटिक रीजन में, जो आपका नॉर्थ पोल वाला रीजन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिलती है दूसरे नंबर पे।
तीसरे नंबर पे विश्व में सबसे ज़्यादा बर्फ कहाँ मिलती है, तो वो हमारे हिमालय रीजन में मिलती है। इसलिए हिमालय रीजन को क्या बोला जाता है, विश्व का तीसरा पोल बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, कई एग्जामों में, ठीक है। तो बोला जाता है विश्व का तीसरा पोल कहाँ पे है, किस क्षेत्र को बोला जाता है, तो वो बोला जाता है हिमालय रीजन को, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ है तीसरे नंबर पे हिमालय में। भारतीय जो आप देखेंगे हिमालय श्रृंखलाएँ हैं, अगर नहीं पता है तो जब मैं आपको हिमालय वगैरह बताऊंगा तो वहाँ पे तो समझा दूंगा ही भाई। हाँ, ये भी बताएंगे भाई 6 महीने के दिन क्यों होते हैं, 6 महीने की रातें क्यों होती हैं। अभी सबके आपके जो भी डाउट हैं, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में एक एक पे कमांड होगी, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी भाई। 6 महीने के दिन क्या होते हैं, 6 महीने की रातें क्या होती हैं। यहाँ पे ये जो आप देखेंगे रात के समय क्या होता है, लाइट चमकती रहती है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, तो हर चीज़ के आपको जो आंसर है वो मिलेंगे क्लास में, हर चीज़ आपको आंसर दिए जाएंगे भाई। चलो भाई, ओके। तो बड़ा मज़ेदार ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उतने ही मज़े से आपको पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे कि देखो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो ये बर्फ वाले हिस्से हैं ये क्या करने होने लगे हैं, ये टूटने लगे हैं। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये बर्फ वर्ष भर यहाँ पे रहती थी, तो ये क्या करने लगी है, मान लो ये हिस्सा है, तो ये टूट के क्या होने लगा है, समुद्र में मिलने लगा है, ठीक है। इससे लॉस क्या है, मान लो अगर जो मान लो जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये हमारा हिमालय वाला रीजन है, यहाँ पे जो बर्फ है वो एकदम से क्या होती है, पिघल जाती है, ठीक है, पिघल जाती है। तो पिघलने के बाद क्या होगा भाई, अभी सी बात है, पिघलने के बाद वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ चला जाएगा, ओशियन में चला जाएगा। अब ओशियन में जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, ओशियन का जो वाटर लेवल है उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है वाटर लेवल, जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो जो भी समुद्र के किनारे शहर हैं वो उनका क्या है, डूबने का खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे मुंबई जैसे शहर हैं, ठीक है, आप इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसको देखेंगे, ठीक है, कैपिटल को, जो भी मतलब समुद्र के किनारे शहर हैं तो वो क्या है, डूबने की कगार पे आ चुके हैं। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ये बर्फ़ है वो तेज़ी से पिघल रही है, जिससे वाटर मतलब जो सी लेवल है या सी लेवल है उसका क्या है, जल स्तर में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी है। तो जो आसपास के शहर हैं वो क्या होने लगे हैं, डूबने लगे हैं। मान लो ये क्या है, आपका शहर का जल स्तर, मतलब शहर का क्या है, ज़मीन वाला ऊंचाई है। एग्जाम के लिए मैं समझाऊँ, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं समझाऊँ कि मान लो ये क्या है, मुंबई शहर है ना, मुंबई शहर में ये ज़मीन वाला रीजन है, और यहाँ पे क्या है, समुद्र है भाई, यहाँ पे समुद्र है। कितनी विकट समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो अब ये समुद्र वाला रीजन है। अब मान लो इसके जो वाटर लेवल है ये बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहले मान लो बरसात की सीजन में जो बारिश हुआ करती थी तो ईजिली क्या हो रही है, वो समुद्र में आ जाती थी, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम होगी, मान लो इसका जो सी लेवल है वो उसमें इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया, तो अब जो ज़मीन है तो वो तो इतनी रहेगी, मान लो हम किनारे पे क्या दीवार बना लेते हैं, ठीक है। तो अब जो बारिश का पानी होता था वो पहले इजीली क्या होता था, समुद्र में आ जाता था। एक मिनट, ठीक है। तो उसके कारण से क्या हो गया, यहाँ पे मान लो इसका सी लेवल का वाटर लेवल ऊपर हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसके कारण से क्या जो यहाँ पे पानी भरा है, अब वर्षा का पानी होगा तो क्या वो समुद्र में आ पाएगा, यहाँ से पहले पानी का स्तर इतना हो गया, और जो ये जमीन वाला हिस्सा है ये नीचे हो गया, तो जो पानी है वो आ पाएगा। पानी का स्लोप, पानी कहाँ बहता है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है हमेशा, ठीक है। अब पहले से यहाँ पे गड्ढा हो गया है और यहाँ पे पानी ऊपर पहुँच गया है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, जो समुद्र के किनारे जो भी शहर है वहाँ पे क्या हो जाएगी, बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, बाढ़ आने लगेगी वहाँ पे। ऐसा ही आप देखेंगे जो अपना चेन्नई है, ठीक है, तो चेन्नई में जो बाढ़ आई थी कुछ समय पहले, और आप देखेंगे मुंबई शहर है तो वहाँ पे जो बाढ़ की घटनाएं आती हैं होती रहती हैं, तो उसमें ये कारण बड़ा इम्पॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। हाँ, पानी बने मतलब काफ़ी जल स्तर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा डूब जाएगा, कुछ हिस्सा जरूर जलमग्न हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का जो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर को हम फिर कल करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी समाप्त किए जाए क्लास। चलिए फिर सभी को भाई जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर इससे ज़्यादा मज़ेदार होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट ही है भाई, मज़ा आ जाता है इसको पढ़ने के बाद।
अब लेकिन क्या करें, टाइम की भी बाउंडेशन होती है भाई। नहीं नहीं, अभी मैं क्लास है, मेरी एक क्लास और है अभी, ठीक है, ऑफलाइन में। ओके चलिए फिर मिलते हैं कल। जय हिंद। और